जी तो बेटा आपकी 10th क्लास का हम एक न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम क्या रहने वाला है, डेवलपमेंट। ये वाला जो चैप्टर है मैं पूरा का पूरा आपको इतनी बढ़िया तरीके से एनिमेशन के साथ डिस्कस करवाऊंगा ना कि लाइफ टाइम आपको कभी ये चैप्टर भूलेगा नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर को करते हैं शुरू। बेटा डेवलपमेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स की सबसे पहली हेडिंग से, जिसका नाम क्या रहने वाला है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इस हेडिंग को डिटेल से समझने से पहले या बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हमने ना मेन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका चैप्टर ये सारा का सारा डिपेंड है, जो क्या है, डेवलपमेंट। बेसिकली अगर सीधी सी भाषा में बोला जाए ना, डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की होना, या कोई भी बंदा बहुत ज्यादा अमीर हो तो उसको बोला जाएगा हाँ भी ये डेवलप है। इसको ना और अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ मैं। डेवलपमेंट जब देखी जाती है तो बहुत सारी चीजों को मेजर किया जाता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, जिसमें से सबसे पहली चीज है इंक्रीज इनकम। इंक्रीज इनकम का मतलब क्या है, दो वर्ड से बना है। इंक्रीज का मतलब होता है ज्यादा, इनकम का मतलब होता है उसकी कमाई। अगर किसी भी बंदे की ज्यादा कमाई होगी तो उसको डेवलप बोला जाएगा सीधी सी भाषा में। इसमें और चीजें कौन सी इंक्लूड होती हैं, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। अगर किसी बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा हो तो वो भी बंदा डेवलप माना जाएगा। लास्ट में अगर देखें तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। अगर किसी भी देश में गरीबों की संख्या कम है, अमीरों की ज्यादा है, तो उस देश को भी डेवलप माना जाएगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तरक्की होना या कोई अमीर होना, ऐसे भी बोल सकते हैं। आई होप जो हम करने जा रहे हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गया हाँ भी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इस कंसेप्ट के बाद ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक टेबल है। टेबल बड़ा आसान है, इसमें ना कुछ दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में है कैटेगरी ऑफ पर्सन और दूसरे पार्ट में है डेवलपमेंट गोल्स। बड़ा आसान है, इसको ना एग्जांपल से समझाता हूँ फिर मैं कंसेप्ट करवाता हूँ। आप मार्केट में किसी से भी मिलते हो, कोई रास्ते पे टी बेच रहा है तो उससे पूछोगे हाँ भी तू क्या बनना चाहता है, तेरी क्या इच्छा क्या है, क्या तेरे गोल्स क्या है, तो वो बताएगा हाँ भी सर मैं ना चाहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास भी बड़े ज्यादा ग्राहक हो, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, तो उसको ही डेवलपमेंट गोल्स ही बोला जाता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग कुछ मेन पर्संस के हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन एंड देयर डेवलपमेंट गोल्स, हम दोनों चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है कैटेगरी ऑफ पर्सन में गर्ल। अब सोच के देखो, इसको रट्टे मत लगाओ। हाँ भी एक लड़की की क्या इच्छा होगी, क्या गोल होएगा, क्या बनना चाहती होगी, या समाज से क्या चाहती होगी। इसमें पहला आ जाएगा जेंडर इक्वालिटी। हाँ लड़की ये चाहती है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना हो, जेंडर इक्वालिटी मिले। और क्या चाह सकती है लड़की, गर्ल एम्पावरमेंट। बेसिकली एम्पावरमेंट का मतलब होता है अधिकार मिलना। गर्ल्स भी चाहती है उनको भी हर जगह पर हर बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए जो बॉयज को मिलता है। इसमें एक्सेप्टा लिख देता हूँ, लास्ट में कुछ भी लिख सकते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट लिख सकते हो, डिग्निटी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो गर्ल चाहती है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मतलब अलग अलग बंदे के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जो वो लाइफ में बनना चाहता है। फर्स्ट गर्ल का समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं अगला, लैंडलेस रूरल लेबरर्स। जो गाँव में रहने वाला कोई लेबर बंदा होता है उसके क्या डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। जैसे पहला है मोर डे वर्क, उसको ज्यादा दिन काम मिले भाई, एंड बेटर वेजेस, उसको ज्यादा तनख्वाह मिले, ज्यादा दिहाड़ी मिले, काम भी ज्यादा मिले, उसको दिहाड़ी भी ज्यादा मिले, उसका पहला गोल है। उसके बाद अगला गोल क्या हो सकता है उसका, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। वो चाहता है कि हाँ भी उसका बच्चा भी एक बढ़िया स्कूल में पढ़े, उसको भी बढ़िया एजुकेशन मिले। तो ये सारे डेवलपमेंट गोल्स है अलग अलग पीपल्स के। यहाँ पर भी लास्ट में एक्सेप्ट्रा लिख देता हूँ, उसमें और कुछ भी लिख सकते हो आप। वो यहाँ पर आप सूटेबल एग्जाम्पल्स आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ पीपल में अगले के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब क्या होता है, व्यापारी जो ट्रेड करता है उसके डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, लेस टैक्सेस। उसके डेवलपमेंट गोल ये होंगे हाँ भी उसको टैक्स उसको कम पे करना पड़े ताकि उसकी बचत ज्यादा हो। दूसरी बात चीप लेबर, उसको क्या मिलना चाहिए, चीप लेबर मिलनी चाहिए। वो बोलता है हाँ भी मेरे को ना सस्ती दिहाड़ी करने वाले मिलने चाहिए, मेरे पैसे ज्यादा से ज्यादा बचे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अमीर हो सकूं। उसके बाद वो क्या चाह सकता है, हाई प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट। जो भी उसने प्रोडक्ट बेचना है, जो भी उसके पास प्रोडक्ट है, उसकी क्या इच्छा होती है, हाँ भी वो ज्यादा रेट में बिके, ये भी उसकी डेवलपमेंट गोल में से शामिल है। इसके पीछे भी एक्सेप्ट्रा लिख देता हूँ, आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो भी बढ़िया सूटेबल यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं रिच फार्मर, एक अमीर किसान की क्या डेवलपमेंट गोल हो सकती है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें से पहली है चीप इनपुट्स। वो चाहता है कि उनको इनपुट्स उसके चीप हो। मतलब इनपुट्स का मतलब क्या होता है, जैसे सीड्स हो, मशीनरीज हो, ट्रैक्टर वगैरह हो, उसको सस्ते मिले। उसको सीड मतलब बीज भी सस्ते मिले ताकि वो उगा के महंगे बेच सके। अगली बात उसकी डेवलपमेंट गोल में क्या शामिल होती है, हाई प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट। वही सेम सी बात आ जाएगी।
मतलब जो भी उसने उगाया है उसको मार्केट में ज्यादा प्राइस मिले, इससे वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जो मैंने पहले बताया था, हाँ भी डेवलपमेंट क्या होती है वो पूछ लेंगे। या पूछ लेंगे व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ ए गर्ल, व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ ट्रेडर, या पूछ लेंगे व्हाट इज द डेवलपमेंट गोल ऑफ रिच फार्मर। ये तो आप कैसे भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के आपने बढ़िया तरीके से करना है। आई होप यहाँ तक आपको बढ़िया अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद ना बेटा आपकी इसी मेन हेडिंग का ना लास्ट में एक हाईलाइटेड कुछ लाइंस लिखी हुई है, ये वाली, दैट आर द सो इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ द चैप्टर। तो बेसिकली इसमें लिखा क्या है पहले मैं वो पढ़ देता हूँ। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे एवर बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। पहले तो ये बताया गया कि हर बंदे की डेवलपमेंट गोल अलग अलग होती है। पहली लाइन में क्या बताया गया है कि डिफरेंट पीपल की डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। जैसे लड़के की डेवलपमेंट गोल कुछ अलग होती है, लड़की की अलग होती है, और भी बहुत सारे लोगों की डेवलपमेंट गोल्स होती है ना, वो अलग अलग होती है। पहली लाइन समझ आ गई। अब दूसरी में ये बताया गया लाइंस में, हाँ भी एक के लिए अगर कोई चीज डेवलपमेंट है ना, तो दूसरे के लिए वो क्या हो सकती है, दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती, दूसरे के लिए क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विनाश, मतलब उसके लिए बर्बादी हो सकती है। हाँ भी ये कैसे हो सकता है, एक बंदे के लिए एक चीज डेवलपमेंट है और दूसरे के लिए बर्बादी कैसे हो सकती है। इसको ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपको बढ़िया समझ आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल लेते हैं वर्कर्स और बॉस की। वर्कर का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, बॉस का मतलब क्या होता है, वर्कर्स का बॉस। अब वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मोर वेजेस, मतलब वर्कर्स ये चाहते हैं हाँ भी हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले बॉस से। और बॉस की तरफ अगर देखा जाए, बॉस अगेंस्ट फॉर इट, मतलब जो बॉस है वो चाहता है कि हाँ भी मेरे को ना ज्यादा सैलरी ना देनी पड़े। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सैलरी देगा ना उतने उसके पास पैसे कम बचेंगे और उसकी डेवलपमेंट कम होगी। इसीलिए बोला गया है कि कईयों के लिए डेवलपमेंट होती है, दूसरों के लिए वो विनाशकारी भी हो सकती है। अब वर्कर्स के लिए तो देखा जाए तो वर्कर्स तो हैप्पी होंगे अगर उनकी वेजेस ज्यादा होंगी, तो बॉस के लिए बॉस सैड हो जाएगा, भाई बॉस को पैसे नहीं बचेंगे, तो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ये काम। उसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल को डिस्कस, जिसमें हम कौन से एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ रखते हैं रिच फार्मर को और एक तरफ रखते हैं पुअर वर्कर्स को। अब रिच फार्मर क्या सोचेगा, हाँ भी उसने जो भी फूड उगाया है, जो भी उसने फसल उगाई है, वो हाई रेट के ऊपर बिके, उसके लिए तो ये डेवलपमेंट है। अगर दूसरी तरफ वर्कर्स को देखा जाए, उसके डेवलपमेंट गोल में क्या आएगा, उसके लिए डेवलपमेंट क्या आएगी, वांट टू बाय फूड ग्रेन्स एट लो प्राइस। तो पुअर वर्कर क्या चाहेंगे, हाँ भी उनको सस्ता सामान मिले ताकि वो बच्चों को भर पेट खिला भी सके और उनके पैसे भी बच जाए। यहाँ पर भी अलग अलग चीजें होगी ना, एक के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है चीज। अमीर किसान चाहता है कि वो अमीर और बनता जाए और गरीब वर्कर क्या चाहता है, उसको चीजें सस्ती मिले। तो ये अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं अलग अलग पर्संस के। थर्ड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं एक प्लेस की जहाँ पर एक डैम बना है। डैम से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है और भी बड़ी ज्यादा बेनिफिट है डैम्स के। और दूसरी तरफ है लोकल हैबिटेट, मतलब जहाँ पर डैम खुला है। अब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, हाँ भी डैम खुल गया, अब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनकी एरिया में डैम अब बन गया, वहां से बिजली जनरेट की जाएगी और जहां पर बिजली जनरेट की जाती है वहां पर थोड़ी सी सस्ती मिलती है लोगों को। पर इसका नुकसान किसको हुआ, लोकल हैबिटेट है, वहां पर आसपास रहने वाले लोगों की जगह खाली करवा दी गई। लोकल हैबिटेट लॉस देयर प्लेसेस, मतलब उनको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। इसलिए यही हाईलाइटेड वर्ड थे, हाँ भी एक के लिए अगर डेवलपमेंट होती है, दूसरे के लिए वो चीज विनाशकारी भी हो सकती है। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये पूरी की पूरी हाईलाइटेड लाइन चेप दी थी क्वेश्चन में। क्या पूछा था, हाँ भी एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए विनाशकारी कैसे होती है। या तो क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, इसको इलेबोरेट करो। तो ये सारी एग्जांपल के साथ बढ़िया आप लिख दोगे। आई होप ये फुल फ्लेज हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद ना हम आपके चैप्टर की सेकंड मेन हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। इसका नाम क्या रहने वाला है, इनकम एंड अदर गोल्स। इस हेडिंग को ना ध्यान से देखो, इसमें ना दो वर्ड है। एक वर्ड है इनकम, जिसका मतलब क्या होता है कमाई या इनकम का सीधा सा सीधा रिलेशन होता है पैसों से। और दूसरे दो वर्ड है अदर गोल्स। अदर गोल्स का मतलब क्या होता है, हमारी लाइफ के अदर गोल्स क्या है जो पैसे के अलावा होते हैं, वो सारा का सारा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मतलब इस स्लाइड में आपको ये पता चलेगा, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो दो चीजें देखती हैं, एक तो इनकम, एक तो पैसा ज्यादा होना चाहिए, और अदर गोल्स क्या है, इन दोनों को देखते हुए ही प्रॉपर डेवलपमेंट मानी जाएगी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं इस स्लाइड को डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट कैसे मानी जाती है, एक तो हमारे पास इनकम बढ़िया होनी चाहिए, हाँ भी बंदा वेल सेटल्ड होना चाहिए, उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उसको डेवलप माना जाएगा। इनकम की ब्रैकेट में मैं दो वर्ड लिखता हूँ, एक तो मटेरियल थिंग
और एक मेजर कर सकते हैं इसको। वो आगे चल के मैं इन दोनों वर्ड्स को इलेबोरेट कर दूंगा कि मैंने क्यों लिखवाई है। पहली बात समझ आ गई, अकॉर्डिंग टू द दिस हेडलाइन डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, इनकम बढ़िया होनी चाहिए। अब बात करते हैं अदर गोल्स। अदर गोल्स में क्या शामिल होएगा, बिसाइड्स इनकम, मतलब इनकम के अलावा कौन सी और चीजें देखी जाती हैं जिसको बोला जाता है हाँ भी ये अच्छी तरह डेवलप है देश या अच्छी तरह डेवलप है ये पर्सन। तो उसमें सबसे पहली चीज है इक्वल ट्रीटमेंट, उसके बाद है फ्रीडम, उसके बाद सिक्योरिटी और उसके बाद है रिस्पेक्ट। अब एक एक करके इसको मैं बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इक्वल ट्रीटमेंट की। अब ना आपको एक कंपनी ने हायर कर लिया, वहां पर दे रहे आपको 1 लाख सैलरी पर मंथ, वहां पर ना आपको इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता। मतलब आप 1 लाख रुपीस मंथली कमा रहे हो ना, तो आपसे कम कमाने वालों की ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, वहां पर आपको तू तड़ा करके बात बोला जाता है वहां पर, मतलब आपको इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा। तो आप उस कंपनी में काम करोगे, यस और नो? तो ये भी अदर गोल्स में शामिल है। हाँ भी अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो चीज डेवलप नहीं मानी जाएगी। दूसरी बात फ्रीडम, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको घर पे न जाने दे, वो बोले हाँ भी आपका कमरा कर दिया हमने लॉक, जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होएगा आप इसी कमरे में बंद रहोगे, तो आप उस कंपनी में काम करोगे चाहे जितनी मर्जी सैलरी है। फैमिली से ना मिलने दे, आपको फ्रीडम ही नहीं है कोई भी, आप उस कंपनी में काम करोगे। ये भी अदर गोल्स में आएगा डेवलपमेंट के साथ। अगला है सिक्योरिटी। अगर कंपनी वाले बोले हाँ भी हम आपको ना दिन के 1 लाख रुपीज सैलरी देंगे, बस आपकी सिक्योरिटी कोई नहीं है जॉब की, मतलब आपने हवाई जहाज पे जाना है और आपका कोई पता नहीं अगले दिन आप वापस आओ या ना आओ, तो ऐसी इनकम का क्या करेंगे भाई हम? तो ये भी अदर गोल्स में शामिल होता है। इनकम के साथ साथ ये सारी चीजें देखी जाती है। लास्ट वन इज रिस्पेक्ट। आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, आपको ना सुबह आते ही एक थप्पड़ मारा जाता है और शाम को एक थप्पड़ मारा जाएगा और जाने से पहले आपको एक थप्पड़ लगाया जाएगा। क्या आप उस कंपनी में काम करोगे? आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो इसीलिए इस हेडिंग का नाम क्या है, इनकम एंड अदर गोल्स। अगर हमने डेवलपमेंट को देखना है ना, उसके लिए इनकम मतलब पैसे तो होते ही होते हैं, पर अदर गोल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन दैट डेवलपमेंट। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए भाई, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया। अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, बस 2 मिनट आप मेरे साथ बने रहो। इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग है? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोट्स। आप जिस नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं आपको जितने भी 10th के चैप्टर पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाऊंगा इंक्लूडिंग दिस चैप्टर, इन आपकी टेक्स्ट बुक्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं। मतलब आप कोई भी टेक्स्ट बुक्स उठा लो, चाहे वो जियोग्राफी की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की हो, चाहे वो सिविक्स की हो, सभी चैप्टर के नोट्स हम स्लाइड बाय स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं और सीक्वेंस में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे इन बुक्स में आपको सारी हेडिंग मेंशन है। एग्जांपल के लिए मैं आपको किसी भी चैप्टर की एक स्लाइड दिखाता हूँ। मतलब ये वाली स्लाइड मैं एनिमेशन के साथ बढ़िया करवा चुका हूँ। अब ये स्लाइड करने के बाद इस स्लाइड में से जितने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते होंगे वो भी मैं नीचे नोट्स में डाल दूंगा। वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी मैं बढ़िया तरीके से नोट्स में डाल दूंगा और इसी स्लाइड के जो लॉन्ग क्वेश्चन कवर होंगे वो भी लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैं बीच में डाल दूंगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, मान लो एक स्लाइड कवर हो गई ना हमारी, तो हमें ना इकट्ठे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कोई भी बुक उठा लेते हैं, वहां पर ना सारे इकट्ठे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वेरी शॉर्ट भी लॉन्ग भी, हम ना देख के डर सा जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्लाइड बाय स्लाइड जितने भी आपको क्वेश्चन कवर होते रहेंगे ना, आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और सारा का सारा स्लाइड बाय स्लाइड हम टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में करेंगे, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स की कोई भी हेडिंग नहीं शुरू होती है। और आपने जैसे देख लिया है हर क्वेश्चन के नीचे ना मैंने हिंदी मेंशन कर दी है भाई। कई बार क्या होता है, हमें इंग्लिश का कोई वर्ड समझ नहीं आता, हम मोबाइल उठाते हैं उसका मीनिंग देखने के लिए, पर सोशल मीडिया को देखते हुए हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बढ़िया मेंशन कर दी है। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल बना देंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं ना, वो ऐसे आंख बंद करके कॉपी पेस्ट करके नहीं डाले, वो ना किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और लास्ट में मैंने क्या किया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। मान लो पूरा चैप्टर पढ़ा, स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ा, तो आपको पता है एसएसटी में हो सकता है कुछ ना कुछ बाहर से आ जाए या आउट ऑफ सिलेबस ऐसा कुछ पूछने की कोशिश करे एग्जामिनर, तो वहां पर सारा आउट ऑफ सिलेबस वाला भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मेंशन है भाई। और सबसे बड़ा सवाल, आप इन नोट्स को कैसे ले सकते हो, तो उसका आंसर है डाउनलोड करके। कैसे डाउनलोड करोगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लिंक पे क्लिक करके आगे अपनी छोटी सी इंफॉर्मेशन देके आप इस नोट्स को बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको 101% सक्सेस मिलेगी। इसको पढ़ने के बाद आपको और कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बहुत बातें होगी, चलो आगे चैप्टर करते हैं। इन सभी के साथ हम जोड़ते हैं नॉन मटेरियल थिंग और नॉट मेजर। अब समझाता हूँ इसकी बात। जो पहले मैंने लिखा था ना मटेरियल थिंग,
मनी क्या है? मटेरियल थिंग है। इसमें क्या है, जैसे आपके पास एक 100 की गड्डी पड़ी हो तो आपको मटेरियल थिंग है, आप उसको छू सकते हो, आप मटेरियल की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। ये वाले वर्ड्स है फ्रीडम, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी, ये नॉन मटेरियल थिंग्स में आती हैं। मतलब हम इसको ना तोल नहीं सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ भाई हमें वो आधा किलो इज्जत नहीं दे रहा, या 1 किलो इज्जत नहीं दे रहा, या हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आधा किलो नहीं मिल रही, 1 किलो नहीं मिल रही, या 1 लाख सिक्योरिटी नहीं मिल रही, 2 लाख सिक्योरिटी नहीं मिलती। दैट्स व्हाई नॉन मटेरियल थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सिर्फ पैसे को नहीं देखा जाता, अदर गोल्स को भी देखा जाता है, मटेरियल थिंग्स को भी देखा जाता है। मटेरियल थिंग्स को हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए उसकी ब्रैकेट में मैंने मेजर लिखा है, और नॉन मटेरियल थिंग्स को नॉट मेजर, मतलब उसको माप नहीं सकते, वो हमारे पास होएंगी, हर इंडिविजुअल के पास होएगी, तभी वो डेवलपमेंट मानी जाएगी उस देश की या उस व्यक्ति की। तो लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं? एंड वी कैन से मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए मटेरियल और नॉन मटेरियल इनकम एंड अदर गोल्स भी सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी देश की या किसी भी व्यक्ति की डेवलपमेंट को मापने के लिए। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, तो आप ये सारी चीजें लिखोगे, या आपको आ जाएगा अभी इनकम के साथ साथ अदर गोल कौन कौन से है जो ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए या किसी देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, तो सारी चीजें ये लिखोगे। लास्ट में मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपने MS धोनी पिक्चर देखी है ना, उसको ना इनकम मिल गई थी बढ़िया तरीके से, मतलब उसको सरकारी जॉब मिल गई थी, पर उसका दिल नहीं लगता था क्योंकि उसने तो क्रिकेटर बनना था। मतलब पैसा हर चीज नहीं होती, उसके अदर गोल्स भी होते हैं, जो मैंने आई होप इस स्लाइड में आपको अच्छी तरह क्लियर करवा दिए। आई होप ये सारी की सारी स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैंने पिछले नोट्स वाली स्लाइड में बताया, तो आपको PDF में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ना है। तो आगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू मेन हेडिंग ऑफ योर चैप्टर, जिसका नाम क्या रहने वाला है? नेशनल डेवलपमेंट। बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट जो हेडिंग है ना, इसमें कुछ खास डाटा नहीं है, बस ये हाईलाइटेड जो वर्ड हैं बोल्ड करके आपको दिखाए गए हैं, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। जो मेन डाटा है ना वो नेक्स्ट स्लाइड में है, वो आगे मैं आपको सारा डिस्कस करवा दूंगा। बेसिकली ये वाले बोल्ड जो ब्लैक कलर के हाईलाइटेड वर्ड है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो स्टार्ट होते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। इस लाइन का ये मतलब है, हाँ भी अगर हम कंट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर एक पर्सन के अलग अलग नोशंस है। नोशन का मतलब क्या होता है? विचार है, किसको लेके? कंट्री की डेवलपमेंट को लेके, जो कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़े वाले भी हो सकते हैं। इसको ना बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में गए, एक रास्ते में बिजनेसमैन मिल गया आपको, एक हाउसवाइफ मिल गई, एक एम्प्लॉयर मिल गया, मतलब काम करने वाला, किसी भी कंपनी में काम करने वाला है, और एक बच्चा मिल गया आपको। तो आप अगर पूछोगे ना, हाँ भी आपकी नजर में डेवलपमेंट किसको माना जाएगा? हाँ भी कंट्री कौन सी डेवलप है? तो बिजनेसमैन बोलेगा हाँ भी अगर मेरे को ना कम टैक्स पे करना पड़े ना, मेरे पैसे ज्यादा बचे, तो मैं बोलूंगा हाँ भी अब देश डेवलप हो गया। हाउसवाइफ बोलेगी हाँ भी अगर ना सब्जियों के रेट कम हो गए, दाल आटा चावल के रेट कम हो गए, तब मैं मानूंगी हाँ भी मेरा देश डेवलप है। एम्प्लॉयर से मिलते हो, एम्प्लॉयर बोलता है हाँ भी अगर मेरी सैलरी ज्यादा हो जाए ना, मेरे को कम घंटे काम करना पड़े, मैं बाकी दिन ऐशो आराम से अपने घर को अपनी फैमिली को दे सकूं, तब मैं बोलूंगा हाँ भी देश डेवलप है। जैसे पूछो, बच्चा कहे हाँ भी अगर स्कूल बंद हो जाए, मैं पूरा दिन ऐश करूं, मेरे को पढ़ना ना पड़े, तब मैं मानूंगा कि मेरा देश डेवलप है। इसीलिए इस हेडिंग में बताया गया कि हर बंदे की, हर पर्सन की अलग अलग सोच है उसकी कंट्री की डेवलपमेंट को लेके, और वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकता है? अभी मान लो चारों को इकट्ठे कर दो, वो बोला जाए हाँ भी मेरे को एक फाइनल आंसर चाहिए, कौन सी चीज होनी चाहिए? तो देश डेवलप है। तो इन चारों में सभी में लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई क्यों हो जाएगी? क्योंकि सभी के विचार अलग अलग है देश की डेवलपमेंट को लेके। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है, हाँ भी तो डेवलपमेंट किसको माना जाए? कौन सी चीज को देखते हुए हम डेवलपमेंट मान सकते हैं? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसको देखते हम बोल सकते हैं हाँ भी ये कंट्री डेवलप है या कोई कंट्री डेवलप नहीं है? ये वाला सारा का सारा डाटा हम आपकी अगली मेन हेडिंग को डिस्कस करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्लाइड का नाम क्या रहने वाला है? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। इस वाली मेन हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे पता चल जाए हाँ भी कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री पुअर कंट्री है, और कौन सी कंट्री ना तो ज्यादा रिच है ना तो ज्यादा पुअर है। वो कैसे पता चलता है? कंसेप्ट करवाने से पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्लास में मैंने ना 10 मार्क्स का एक XST का टेस्ट लिया। कुछ बच्चों के 10 में से 10 आए, कुछ बच्चों के 10 में से 8 नंबर आए, और कुछ बच्चों के 10 में से 5 नंबर आए। तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को कंपेयर कैसे
किया टेक्स्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे वो बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जैसे जैसे मार्क्स कम होते रहेंगे वैसे वैसे बच्चे को मैं कंपैरिजन करके उस कैटेगरी में ऐड करता रहूंगा। वैसे ही कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, कौन सी कंट्री रिच होगी और कौन सी कंट्री पुअर होएगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। हाँ भी कैसे पता चलेगा, कैसे किस चीज से हम कंपेयर करेंगे भाई कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी पुअर है, कौन सी एवरेज है। तो इसका आंसर है इनकम से। इनकम को लेके हम कंपैरिजन कर सकते हैं कौन सी कंट्री रिच है या कौन सी कंट्री पुअर है। तो आगे आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। समझो इस बात को, किसी भी कंट्रीज को अगर कंपेयर करना है ना, जैसे टीचर ने कैसे कंपेयर किया था टेक्स्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग, और वैसे ही कंट्रीज को उनकी इनकम के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है। इनकम एक सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है किसी भी देश को रिच और पुअर घोषित करने में। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण। किसी भी देश को कंपैरिजन करने में सबसे बेहतर गुण क्या माना जाता है, उसकी इनकम। इनकम तक समझ आ गई। इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है पीसीआई। हाँ भी सर ये पीसीआई क्या है, पीसीआई की फुल फॉर्म पहले बताता हूँ, फिर उसकी डेफिनेशन फिर मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। पीसीआई की फुल फॉर्म होती है पर कैपिटा इनकम। आगे ना यहाँ पर वर्ड इनकम फुल फॉर्म समझ आ गई, एग्जाम में आएगी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई, इसका मतलब क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री। जैसे क्लास में टेस्ट था वैसे ही पीसीआई एक टेस्ट होता है, जिसके टेस्ट में ज्यादा नंबर आते हैं, जिसकी पीसीआई सबसे ज्यादा निकलती है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा निकलती है, वो देश क्या माना जाता है, उतना ही अमीर माना जाता है। ये एक एवरेज इनकम होती है किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की। अब इसका फॉर्मूला याद आपने रखना है। पीसीआई को कैसे निकाला जाता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब किसी देश में उसकी नेशनल इनकम कितनी है और उस देश में कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसको डिवाइड करके जो आंसर आता है वो होता है पीसीआई। मतलब जो टेस्ट क्लास में लिया था, जिसके ज्यादा नंबर आए थे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया था ना, ऐसे ही पीसीआई में सब कुछ कैलकुलेशन करके जिसकी पीसीआई ज्यादा आती है वो देश उतना ही डेवलप माना जाता है। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। अब इस हेडिंग में ना हम पीसीआई के गुणगान गाएंगे, कंपैरिजन की बात समझ आ गई, लास्ट टेस्ट वाली एग्जांपल समझ आ गई, इनकम के बारे में समझ आ गया, पीसीआई के बारे में समझ आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे क्लास में टेस्ट लेता कौन है, टीचर लेता है, वैसे ही ये देश को कंपैरिजन करने वाले वेले काम करता कौन है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर एग्जाम में लिख मत देना वेले काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने एक फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्लासिफाई कंट्री एज रिच कंट्री एंड लो इनकम कंट्री। जो वर्ल्ड बैंक ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारी ये काम करता है, पीसीआई निकालता है, हमें बताता है कौन सी कंट्री रिच कंट्री है, कौन सी कंट्री लो इनकम कंट्री है, कौन सी एवरेज कंट्री है। ये सारा का सारा काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा निकाल के हमें बताता है पीसीआई का सारा। वर्ल्ड बैंक क्या रिजल्ट निकालता है, दो रिजल्ट निकालता है मेन, एक तो निकालता है रिच कंट्रीज और एक निकालता है लो इनकम कंट्रीज। चलो सारी कैलकुलेशन करके जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया वो सारे का सारा करके वो रिच कंट्रीज घोषित करता है और लो इनकम कंट्रीज घोषित करता है। रिच कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या है, जिसकी पीसीआई किसी भी देश की निकल के आती है, डाटा याद रखना है, $49300। ये डॉलर्स में काउंट होता है, एक बात आपने याद रखनी है। मतलब $49300 जिसकी पर एनम मतलब साल की पीसीआई निकल के आती है, वो कंट्री कौन सी कंसीडर होती है, रिच कंट्री, या बोल दो डेवलप्ड कंट्री। वो अच्छी तरह डेवलप्ड कंट्री है, उसको कोई भी किसी भी चीज की पैसे की जरूरत नहीं है, वो वेल सेटल्ड कंट्रीज होती है। एग्जांपल में कुछ कंट्रीज याद रखनी है आपने, जैसे यूएसए। यूएसए भी एक डेवलप्ड कंट्री है या रिच कंट्री है। उसके बाद है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, भी रिच कंट्री या डेवलप्ड कंट्री जो मर्जी बोल दो। लास्ट वन इज जापान एक्सेप्ट्रा। ये सारी की सारी कंट्रीज क्या है, जिनकी पीसीआई क्या है, $49300 पर एनम है, और वो कौन सी कंट्री है, वो रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। उसके बाद बात करते हैं लो इनकम कंट्री। लो इनकम कंट्रीज का क्राइटेरिया क्या है, जिसकी पीसीआई निकल के आती है $2500 पर एनम मतलब सालाना, जिसकी पीसीआई निकल के आती है 2500। कौन सी कंट्री होती है, वो होती है लो इनकम कंट्री। इसको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपमेंट कर रही है, अंडर डेवलप है ये कंट्रीज। इसमें कुछ कंट्रीज याद रखनी है आपने, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल को भी लो इनकम कंट्री बोला जाता है, और पाकिस्तान एक्सेप्ट्रा। ये सारी की सारी क्या है, लो इनकम कंट्री। आई होप आपको डेवलप कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री
कंट्री के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ भाई हमारा इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। ये सारा का सारा डाटा ना आपकी टेक्स्ट बुक्स में 2019 के अकॉर्डिंग दिया गया है, ये बात याद रखनी है आपने। इंडिया की पीसीआई है $6700 पर एनम, ना तो ये कम है ना तो ये सबसे ज्यादा है। इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज को क्या बोला जाता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब मिडिल में होती है इनकम, ना तो ज्यादा होती ना तो कम होती है। आई होप ये सारा का सारा डाटा आपको फैक्चुअल डिटेल अच्छी तरह समझ आ गई। मेन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पीसीआई को ही कवर किया है। आई होप मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया हूँ। अभी तक हमने ना इनकम या पर कैपिटा इनकम के गुणगान गाए हैं। मेरा आगे आपसे ये क्वेश्चन है, क्या सिर्फ इनकम को ही देख के किसी जगह की, किसी देश की या किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है? तो उसका एग्जैक्ट आंसर है नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट मेन हेडिंग बोलती है, जिसका नाम क्या रहने वाला है, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। मतलब हम इस हेडिंग ये जानेंगे, हाँ भाई इनकम तो हमने देख लिया डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अदर क्राइटेरियाज में कौन कौन से क्राइटेरियाज आते हैं जिसको देखते हुए हम किसी भी देश की, किसी भी जगह की, किसी भी स्टेट की हम डेवलपमेंट को माप सकते हैं। इस पैरे की शुरुआत होती है आपकी इस टेबल से। इस इंडिया की 3 स्टेट्स को कंपैरिजन करके समझाया गया है कि पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है, और जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा होती है, वो सबसे ज्यादा चीज डेवलप करती है। तो इसमें 3 स्टेट्स हैं। सबसे पहले हरियाणा। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,36,147 रुपीज। और उससे नीचे है केरला। केरला की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,04,105 रुपीज। लास्ट वन इज बिहार। बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 40,982 रुपीज। ये तो था सिर्फ और सिर्फ इनकम के बारे में आपको समझाना। हाँ भी जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होती है वो देश, वो जगह उतनी डेवलप मानी जाती है। आगे हम फोकस करते हैं अदर क्राइटेरियाज। हाँ भी इनकम तो होती है, उसके साथ साथ कुछ अदर क्राइटेरियाज भी देखे जाते हैं, जिससे पता चल सकता है हाँ भी कोई भी जगह है या देश है वो डेवलप है। अदर क्राइटेरियाज में कौन कौन से क्राइटेरियाज आते हैं, मैं पहले उसके नाम पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह उसको समझाऊंगा। सबसे पहले आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरे शब्दों में IMR। अगले नंबर पे आता है लिटरेसी रेट। नेक्स्ट वन इज नेट अटेंडेंस रेशो। लास्ट वन इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। मतलब इनकम के साथ साथ ये सारे के सारे चारों के चारों क्राइटेरियाज देखे जाते हैं जो अदर क्राइटेरियाज में आते हैं, जिसको माप के हम किसी भी देश की डेवलपमेंट पता कर सकते हैं, हाँ भी कोई भी देश है, जगह है, डेवलप है या नहीं। तो आइए एक एक करके आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर्ली अच्छी तरह समझ आ जाएगा ये टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर एक वर्ड है ना इन्फेंट। इन्फेंट का बेसिकली मतलब होता है बच्चे। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब ये है कि ऐसे बेबीज जो 1 साल से कम है, जिनकी डेथ हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी इससे डेवलपमेंट का क्या लेना देना, बच्चों के मरने से डेवलपमेंट का क्या लेना देना, डायरेक्ट लेना देना है, कैसे लेना देना है। फॉर एग्जांपल एक जगह है जहां पर ना बच्चों की डेथ ज्यादा हो रही है, मतलब IMR सबसे ज्यादा है, मतलब बच्चों की डेथ सबसे ज्यादा हो रही है, तो ये माना जाता है अगर किसी बच्चे की डेथ हुई है, अगर वो जिंदा रहता तो देश के डेवलपमेंट में हो सकता है वो हाथ बटाता, मतलब हो सकता है वो बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाता, डॉक्टर बन जाता, जिससे देश भी डेवलप होता, वो अपनी फैमिली को भी डेवलप करता। जिस जगह में IMR ज्यादा होगी, मतलब बच्चों की डेथ ज्यादा होगी, उस देश में डेवलपमेंट कम मानी जाएगी। और दूसरी तरफ अगर IMR कम है तो वो देश ज्यादा डेवलप करेगा। मतलब बच्चों की डेथ कम होएगी तो हो सकता है वो सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या देश की डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान दे। आई होप इनकम के बाद अदर क्राइटेरिया में आपको IMR के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद अगली बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेट का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा होना। तो लिटरेसी रेट है वो डेवलपमेंट को बड़ी ज्यादा प्रभावित करती है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, ऐसा पोर्शन समाज का जो लिटरेट है। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, एक समाज है, एक जगह जो मर्जी बोल, वहाँ पे सारे के सारे लोग अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो जगह डेवलप करेगी नहीं करेगी ना। इससे उल्ट वो सारे के सारा पोर्शन पढ़ा लिखा होएगा, सेम सी बात आएगी। अगर नॉलेज है वो डेवलप करेगा अपने देश को, हो सकता है कोई नई खोज कर दे जिससे उसका एरिया क्या हो, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। तो लिटरेसी रेट इज आल्सो इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लेस आफ्टर IMR। अदर क्राइटेरिया में लिटरेसी रेट आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। अटेंडेंस का नाम सुनते ही ना आपको दिमाग में स्कूल की याद आ गई होगी। हाँ बिल्कुल सही है।
की डेफिनेशन भी स्कूल से रिलेशन है, जिसका टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल। सोसाइटी में 14 से लेके 15 साल तक के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी रेशो भी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है भाई? एक जगह है जहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं जाता, अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो लिटरेसी रेट भी कम होएगी, वो अपने देश की डेवलपमेंट कैसे करेंगे? इसकी एग्जांपल आप ही ले लो, आप भी पढ़ रहे ना, अगर पढ़ोगे आप तो आप अपनी डेवलपमेंट करोगे तो देश की डेवलपमेंट होगी। जिस जगह की नेट अटेंडेंस रेशो ज्यादा होगी वहां पर डेवलपमेंट भी ज्यादा होगी। आई होप इनकम के बाद आपको थर्ड वन नेट अटेंडेंस रेशो अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। बेसिकली एनरोलमेंट का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करना। अगर मैं कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं एनरोल्ड हुआ हूँ वहां पर, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एनरोलमेंट रेशो फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। अगर किसी देश में प्राइमरी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं और हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है हमने सिर्फ नर्सरी क्लास तक ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है हमने 10th क्लास तक ही पढ़ना है, हमें हायर एजुकेशन भी लेनी है। जिस जगह में सारे इकट्ठे आ जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर भी आ जाएगा, सेकेंडरी भी आ जाएगा और हायर एजुकेशन के बच्चे सबसे ज्यादा आएंगे, वो देश, वो जगह, वो प्लेस उतनी ही डेवलप करेगी। आई होप इनकम के बाद अदर क्राइटेरियाज में आपको ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो की अच्छी तरह समझ आ गई। दूसरे शब्दों में बोलो तो इनकम के बाद ये चारों के चारों जो है सबसे ज्यादा डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। चारों के नाम एक बार दोबारा से पढ़ देता हूँ। AMR अगर कम होएगी, बच्चे कम मरेंगे तो देश ज्यादा डेवलप करेगा। लिटरेसी रेट ज्यादा होएगी तो देश ज्यादा डेवलप करेगा। नेट अटेंडेंस रेशो ज्यादा होएगी तो जो देश ज्यादा डेवलप करेगा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ज्यादा होएगी तो देश ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। आई होप ये चारों के चारों आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद आपके इस हेडिंग के लास्ट में ये वाला एक टेबल दिया गया है, इसको पढ़ के आप जजमेंट लगा सकते हो। हाँ भाई, इंडिया की 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट डेवलप करेगी, ये हम साथ साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हरियाणा की देखो IMR कितनी है? 30% और लिटरेसी रेट कितनी है? 82% और नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी है? 61%। उसके बाद भाई बात करते हैं केरला की IMR कितनी है? 7% और लिटरेसी रेट कितनी है? 94% और नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी है? 83%। लास्ट में हम बिहार की बात करते हैं। IMR कितनी है बिहार की? 32% और लिटरेसी रेट कितनी है बिहार की? 62% और नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी है भाई इसकी? 43%। अब तीनों में से आप जजमेंट लगा के देखो, हाँ भी कौन सी स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी, जिसमें बच्चे कम मरेंगे। बच्चे कहाँ पर कम डेथ हो रही है? जिनकी 7%, वो क्या है? केरला है। 94% लिटरेसी रेट है, वो भी ज्यादा डेवलप करेगा और नेट अटेंडेंस 83% सबसे ज्यादा परसेंट है, वो है केरला की। मतलब इन सभी में से अगर डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें, वो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट करेगी? केरला। आई होप अब आपको ये चारों के चार टॉपिक और ये बॉक्स अच्छी तरह समझ आ गया। तो अभी तक हमने चैप्टर में डेवलपमेंट को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। हाँ भाई, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ह्यूमन बीइंग के पास बहुत सारा पैसा है तो वो बंदा डेवलप माना जाएगा या देश डेवलप माना जाएगा। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो हमने पीछे अभी सारे डिस्कस कर लिए। अगला क्राइटेरिया क्या है जिसको देखते हुए हम बोल सकते हैं किसी जगह पे, किसी देश में या किसी स्टेट में डेवलपमेंट है कि नहीं? आपकी नई एक मेन हेडिंग शुरू करने जा रही है जिसका नाम क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज। ये वाली जो हेडिंग है 2 वर्ड से मिलकर बनी है, पब्लिक और फैसिलिटीज। पब्लिक का मतलब होता है जनता और फैसिलिटीज का मतलब होता है जनता को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं। बेसिकली ज्यादातर जनता को सुख सुविधाएं ना गवर्नमेंट देती है। ये हम गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाने जाने वाली सारी पब्लिक फैसिलिटीज डिस्कस करेंगे, जिसको देखते हुए हम बोल सकते हैं हाँ भी वो जगह, वो देश, वो स्टेट डेवलप है। तो इस वाले पैरे की शुरुआत होती है आपकी इस लाइन से, जो क्या है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इस लाइन का ये मतलब है मेरी जेब में या आपकी जेब में जितने भी पैसे हैं वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकती एक वेल जीने के लिए, अच्छे जीने के लिए। पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पीछे डिस्कस कर ली, वो भी जरूरी होती हैं। और इस वाली स्लाइड में देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज इज आल्सो नेसेसिटी फॉर एनी डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आई होप ये लाइन का आपको मतलब समझ आ गया। इसको और अच्छी तरह इलेबोरेट करता हूँ, जिसमें आपने क्या याद रखना है? टू लिव वेल लाइफ वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज। हमें अच्छा जीने के लिए पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए भाई। उसमें से आपने कुछ एग्जांपल याद रखनी है। पब्लिक फैसिलिटीज कौन कौन सी चाहिए? जैसे गुड PDS सिस्टम। अब अच्छा PDS सिस्टम चाहिए। PDS की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। गवर्नमेंट प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द प्योर पीपल एट ए अफोर्डेबल प्राइस। इस लाइन का ये मतलब है कोई भी देश है या कोई भी स्टेट है, वहां की सरकार लोगों तक सस्ते अनाज पहुंचाती है, तो
उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फ्री में भी कर सकती है कई जगह पर, और कई जगह पर बड़ा ज्यादा सस्ता करती है। इन दुकानों पे, राशन की दुकानें होती है, डिपो वगैरह होते हैं, वहां पर ना पब्लिक को बहुत ज्यादा सस्ते रेटों के ऊपर अनाज खिलाया जाता है। जिस जगह में पीडीएस सिस्टम सबसे बढ़िया होगा ना, उस जगह को उतना ही डेवलप माना जाएगा। मतलब जिस सरकार के पास ज्यादा पैसे है लोगों को बांटने के लिए, फ्री में भोजन दे रही है या थोड़े से पैसों में दे रही है, तो वो देश उतना ही डेवलप माना जाएगा। अब ये गरीबों को अनाज इतना सस्ता क्यों दिया जाता है, ताकि गरीबों के ज्यादा से ज्यादा पैसे बचे और दिहाड़ी करने वाले मजदूर अपने उस पैसों का यूज अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा सकते हैं। तो गुड पीडीएस सिस्टम इज आल्सो इंक्लूड्स इन पब्लिक फैसिलिटीज, दैट मीन्स गुड डेवलपमेंट। जितना गुड पीडीएस सिस्टम होगा उतनी अच्छी डेवलपमेंट मानी जाएगी। पहला समझ आ गया। दूसरा है गुड हेल्थ सर्विसेज। अगर किसी जगह पर, किसी देश पे सरकारी हॉस्पिटल बहुत ज्यादा खुले हैं, हेल्थ सर्विसेज बड़ी अच्छी है, वो भी पब्लिक फैसिलिटीज में आती है, तो वो भी देश उतना ही डेवलप माना जाएगा। इट्स रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला है हेल्थ सर्विसेज अच्छी होने से, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। अभी ये कौन सा नया वर्ड आ गया, इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड लाइफ। अगर एक जगह पर एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपोज करो, जैसे 70 साल है और एक जगह पर लोग 35 साल की उम्र में मर रहे हैं, और इसका बेसिकली डेवलपमेंट से बिल्कुल डायरेक्ट लेना देना है। जो 35 साल कवर करते ही मर रहे हैं, वो देश की डेवलपमेंट कम होगी, जो मैंने पीछे समझा दिया था। अगर वो जिंदा रहता तो हो सकता है देश की डेवलपमेंट में योगदान देता। और दूसरी तरफ जहां पर 70 साल एक्सपेक्टेड लाइफ है, वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन। जो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ मानी जाती है किसी भी पर्सन की, उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेंसी रेशियो। और इंडिया की आपने याद रखनी है, अभी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, तो वो कितनी है 68.8 ईयर, मतलब अप्रोक्स माना जाए तो 69 ईयर अप्रोक्स इंडिया की एक्सपेक्टेड लाइफ है एवरेज। अब इससे ज्यादा भी हो सकती है, मैंने एवरेज बोला पूरी की पूरी इंडिया की। जितनी एक्सपेक्टेड लाइफ ज्यादा होगी वो देश उतना ही डेवलप माना जाएगा। एक्सपेक्टेड लाइफ बढ़ेगी कब, जब बढ़िया हेल्थ सर्विसेज होंगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया था, तो अगर किसी देश में हेल्थ सर्विसेज अच्छी हैं, उन्होंने इलाज कर लिया लोगों के सस्ते रेटों के ऊपर, तो वो देश उतना ही डेवलप हो गया, अपने लोगों की जान बचा ली। इसकी उलट अगर हेल्थ सर्विसेज ही अच्छी नहीं है, तो वो देश उतना ही नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो समझ आ गया पीडीएस सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। आगे बात करते हैं गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन इज आल्सो इंक्लूड्स इन पब्लिक फैसिलिटीज, दैट मीन्स गुड डेवलपमेंट। मतलब अगर डेवलपमेंट अच्छी चाहिए तो अच्छी हेल्थ सर्विस के साथ साथ हमारे पास अच्छी एजुकेशन भी होनी चाहिए। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर किसी भी जगह पर, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है, एक रिपोर्ट होता है। बेसिकली हर साल वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये रिपोर्ट निकाली जाती है, वो पूरे की पूरी देश की बड़ी सारी चीजों को काउंट करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। जैसे क्लास में टीचर टेस्ट लेता है ना, तो बेसिकली सारा कुछ पता चल जाता है, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाला जाता है। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ह्यूमन की डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है। इस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्स्ट रैंक है, वो सबसे बेस्ट देश माना जाएगा, और जिस देश का जितना नंबर आता है उतना ही नीचे माना जाता है डेवलपमेंट में। इसके बारे में फैक्चुअल डिटेल क्या याद रखनी है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसके द्वारा काउंट किया जाता है, बाय वर्ल्ड बैंक। रैंक अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस इन पीसीआई, एक्सपेक्टेड लाइफ, लिटरेसी रेट, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। जो वर्ल्ड बैंक है, इन सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए अलग अलग देशों में रहने वाले ह्यूमन बींग्स का एक इंडेक्स तैयार करता है, जिसमें पीसीआई भी देखी जाती है, कौन सी देश की ज्यादा है, कौन सी देश में कम है। एक्सपेक्टेड लाइफ भी देखी जाती है, लोग किस उम्र में मर रहे हैं और किस उम्र में नहीं मर रहे, कौन से देश में सबसे ज्यादा है, कौन से देश में सबसे कम है। लिटरेसी रेट देखा जाता है, कौन से देश में पढ़े लिखे कम है, कौन से देश में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। और हेल्थ सर्विसेज देखी जाती है, एक्सेट्रा सारी चीजें देखी जाती हैं जो पीछे मैंने बोली ना, वो भी इसमें मेंशन कर सकते हो। तो एक टेस्ट के रूप में वो सारी लिस्ट तैयार करता है हर साल, जिसका नंबर सबसे ऊपर आता है भाई वो सबसे बढ़िया डेवलप माना जाएगा देश, और जिसका नंबर जैसे नीचे आता रहेगा वो उतना ही कम डेवलप माना जाएगा। और ये रिपोर्ट पब्लिक किसके द्वारा की जाती है, वो आपने एक संस्था का नाम याद रखना है, यूएनडीपी। यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, पी का मतलब डेवलपमेंट और पी का मतलब प्रोग्राम। मतलब यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट है, वो है ह्यूमन की डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, उसके द्वारा पब्लिश की जाती है हर साल।
एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, पीडीएस सिस्टम के बारे में आ जाएगा, हेल्थ सर्विसेज के बारे में आ जाएगा, फूड एजुकेशन के बारे में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर लाइन में लिखा है कि आपकी जेब में जो पैसा है वो सारी सर्विसेज नहीं खरीद सकता। उसके लिए ये भी होना चाहिए जो पब्लिक फैसिलिटी अभी हमने डिस्कस की है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी चाहिए ह्यूमन बींग्स को, सिक्योरिटी भी चाहिए, वो सारी जो बातें पीछे डिस्कस की है उसको मिक्स भी कर सकते हो। आई होप अब आपको पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया, जिसको देखते हुए भी डेवलपमेंट को मापा जा सकता है। तो बेटा डेवलपमेंट के इस चैप्टर में हम आपकी एक लास्ट मेन हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद आपका चैप्टर ओवर है। जितना भी मैंने आपको नोट से करवाया है इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो मूव टू द टॉपिक, कौन सी मेन हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, लास्ट वाली, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जितना भी हमने डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस की है, हाँ भी डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से रिलेशन नहीं होता, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसको देखते हुए हम किसी भी देश की डेवलपमेंट को काउंट कर सकते हैं। बेसिकली सस्टेन करना या सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलना, और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, हम जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या वो लंबे समय तक चलेगी? क्या हम डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का मिस यूज करके उनको खत्म तो नहीं कर रहे? क्या वो चीजें जो हम अब यूज कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर जनरेशन तक वो ये चीजें यूज होएंगी कि नहीं होएंगी? तो यही सारा का सारा डिस्कस करेंगे। हाँ भी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है, क्या डेवलपमेंट लंबे समय तक चल सकती है? हाँ भी डेवलपमेंट कैसे लंबे समय तक चलेगी? ये सारी की सारी स्लाइड देखने के बाद आपको ये सारे डाउट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। जो सस्टेनेबिलिटी है ना, वो वर्ड सस्टेन से बना है। सस्टेन का मतलब जैसे मैंने पहले बता दिया, अभी कोई चीज लंबे समय तक चलाना। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले भाई देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट ही आएगी, जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे ही याद करनी है। डेफिनेशन क्या रहेगी, यूजिंग रिसोर्स वाइजली टुडे सो फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो हैव व्हाट दे नीड। इसमें एक बात आपने नोट रखनी है, विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। इसको समझो भाई, डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता हाँ भी हमने चीज का यूज, किसी भी रिसोर्स का यूज एक बार कर लिया वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ही ना। फॉर एग्जांपल पेट्रोल की बात ले लो, हाँ भी हम अगर अपनी डेवलपमेंट, अभी की डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा पेट्रोल निकाल रहे हैं और धीरे धीरे हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए आने वाले समय में, तो वो कौन सी डेवलपमेंट है? ये कैसी सस्टेनेबिलिटी है डेवलपमेंट की? डेवलपमेंट तो तभी मानी जाएगी ना, तो सारी की सारी हमारी जनरेशन उस चीज को यूज करे, उस चीज का फायदा उठाए। पर हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को मिस यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही आपकी मेन हेडिंग है, क्या डेवलपमेंट सस्टेन है, क्या डेवलपमेंट ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है, क्या हम रिसोर्सेज का इतना ज्यादा मिस यूज तो नहीं कर रहे? इसमें ना एक क्वेश्चन बनता होता है इसी से रिलेटेड। डेफिनेशन एग्जाम में आपने याद रखनी है, वाइजली यूज करना, समझदारी से यूज करना, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज को यूज कर सके विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्स। हमने हार्म नहीं पहुंचाने। अभी अगर सड़कें बनानी है तो सारे पेड़ ही काट दो, वो डेवलपमेंट कैसी होती है? पेड़ तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अगर पेड़ों को ही काट दोगे तो एक बार तो डेवलपमेंट हो जाएगी सड़क बना, बाद में जो पोल्यूशन होगा तो उसका क्या करेंगे हम लोग? वो तो डिस्ट्रॉय हो गया बल्कि डेवलपमेंट के। अब मेरा आपसे एक सवाल है, उसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। इज डेवलपमेंट सस्टेनेबल? क्या डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है? दो एग्जांपल पहले समझ लो, फिर मेरे को बताना कि कमेंट बॉक्स में हाँ ये लंबे समय तक चल सकती है सर कि नहीं चल सकती। पहले एग्जांपल हमारे ना ग्राउंड वाटर से आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया गया। कंसेप्ट कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। पहले क्या माना जाता था, हाँ भी अगर पहले समय में आज से 70 साल पहले लगा लो, लोग हाथ से पानी निकाल लेते थे, मतलब पानी का लेवल इतना ज्यादा ऊपर था, लोग क्या करते थे ऊपर से खड्डा करके हाथ से पानी निकाल सकते हैं। पर धीरे धीरे हमारा ग्राउंड वाटर क्या है, कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले पानी का लेवल यहाँ था, अब धीरे धीरे मिसयूज करके यहाँ आ गया, उसके बाद और मिसयूज करके यहाँ पर पहुंच गया। क्या ऐसी डेवलपमेंट सस्टेनेबल है? क्या ऐसी डेवलपमेंट लंबे समय तक चल सकती है? तो इसका आंसर मेरे को आपने देना है। इसका सोल्यूशन भी आपके पास है। क्यों आएगा, हाँ भी पानी का मिस यूज ना करें हम, क्यों पानी कम हो रहा है, वो सारी की सारी एडजस्टेंट रीजन जो आएंगे यहाँ से ही आपके कवर हो जाएंगे। पहली एग्जांपल समझ आ गई। दूसरी एग्जांपल करवाने से पहले मैं यहाँ पर एक वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ जो मैंने अभी करवाया, वो क्या है, फ्यूचर जनरेशन। हमने चीजों को ऐसे यूज करना है, हमने स्टोर भी करके रखना है, फ्यूचर जनरेशन उसका यूज भी कर सके। दूसरी एग्जांपल इसी से रिलेशन है, क्या है वो, क्रूड ऑयल की एग्जांपल्स है। इसमें की बॉक्स दिया गया है, इसमें बताया गया, इसमें 3 देशों की एग्जांपल है, कौन से देश के पास कितना रिजर्व है क्रूड ऑयल, बाद में इसको प्योर करके ऑयल के रूप में निकाला जाता है। तो आपने याद रखना है रिजर्व कितना है और कितने साल तक यूज कर सकते हैं उस रिजर्व किए गए क्रूड ऑयल को। तो सबसे पहले है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट वाले देश जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, उनके पास जितना क्रूड ऑयल सेव है, ये इसको आपने थाउजेंड्स मिलियन बैरल में याद रखना। उनके पास है 808,000 मिलियन बैरल। वो कितने साल तक इसको यूज कर सकते हैं आने वाले टाइम में? 70 साल, अप्रोक्स 70 साल उनकी जनरेशन को यूज कर सकते। दूसरा है यूएसए। यूएसए के पास कितना है 50 किलोग्राम ही समझ लो आप याद रखने के लिए। इसको कितने साल तक यूज
यूज कर सकते हैं 10.5 ईयर, मतलब 10.5 साल तक यूज कर सकते हैं यूएसए वाले आने वाली जनरेशन में। ये 2017 का डाटा है। और पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें कितना रिजर्व है, कितना बचा के रखा हुआ है, तो वो है 1697। इसको कितने सालों तक यूज किया जा सकता है? 50.2 ईयर अप्रोक्स। आई होप ये बॉक्स आपको अच्छी तरह समझ आ गया। तो आपने आंसर देना है, क्या ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, कम होती जा रही है, इसका कोई और हमने सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे एक ईवी आ गए, अब पेट्रोल खत्म हो रहा है तो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ आंसर आपने देना है। आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।